क्या होगा अगर कैंग दी कॉन्करर और मैड टाइटन थैनोस के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, मार्वल का नया सुपर विलन कैंग दी कॉन्करर या मैड टाइटन थैनोस। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो कैंग और थैनोस दोनों ही अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें कैंग की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका नाम नथानियल रिचर्ड है, और उसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद फ्यूचर में। तो कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें टाइमलाइन, टाइम ट्रेवल, मल्टीपल कैंग, कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कैंग 13th सेंचुरी में पैदा हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका असली नाम नथानियल रिचर्ड्स है, और जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता लग रहा होगा ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिससे पता लगता है कि ये शायद डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। और खुद कैंग को भी ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसके एंसेस्टर्स कौन है, जिसके बाद वो अपने पास्ट और रिचर्ड टाइटल पे रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता लगता है अर्थ 616 के फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने पूर्वजों की एक टाइम मशीन भी मिलती है और वो अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पास्ट में जाने का डिसीजन लेता है और गलती से पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में। पर फिर वो वहां से वापस आने अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के बजाय वहीं पर रहने का डिसीजन लेता है और वहीं पे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर करके वहां का फैरो बन जाता है, जो कि वहां के लोगों के लिए गॉड की तरह था क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जानता था जिसे उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे, और वो पास्ट के सभी इवेंट्स, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और नथानियल रिचर्ड्स वहां पे आराम से रह रहा था जब तक फैंटास्टिक फोर की टीम वहां पे नहीं आ जाती टाइमलाइन को सेव करने के लिए। और क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी इसलिए वो फैंटास्टिक फोर की टीम से बहुत ही आसानी से हार जाता है। और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग द कॉन्करर नहीं बना है और ना ही उसके पास अपना कोई फ्यूचर का अटैक और फ्यूचर की वेपन्स है, जिसके बाद नथानियल अपनी टाइम मशीन में बैठकर 13th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। पर क्योंकि ये टाइम मशीन उतनी भी परफेक्ट नहीं थी और बहुत ही पुरानी थी इसलिए वो गलती से पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में जहाँ पे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम थे, जिसके बाद वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता है। बट स्टिल क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, ना ही उसके पास अभी तक उसका फ्यूचर का कोई अटैक है और ना ही अभी तक वो कैंग दी कॉन्कर बना है, वो एवेंजर से बहुत बुरी तरह से हारता है। एंड देन अगेन फिर से एक शर्मनाक हार के बाद नथानियल फिर से अपने टाइम मशीन में बैठकर अपने 13th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। बट स्टिल उसकी टाइम मशीन उतनी परफेक्ट नहीं है और पता नहीं क्या ही है, वो फिर से टाइम स्टोन के चलते हमारे टाइम से 2000 साल आगे और अपने टाइम से 1000 साल आगे पहुंच जाता है 14th सेंचुरी में। और जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सभी मशीनों और ह्यूमंस के बीच में वॉर चली हुई है और पूरी ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है। क्योंकि ये मशीन उनके टाइम की नहीं थी बल्कि पास्ट की थी, इसलिए 14th सेंचुरी में किसी को भी ये पता नहीं था कि इन मशीनों को कैसे यूज करना है। और क्योंकि नथानियल पास्ट से आया था और ये सभी मशीन्स उसी के टाइम की थी इसलिए वो इन सभी मशीन्स को यूज करना जानता था और वो इन सभी मशीन्स को बंद करके वॉर को रोकने के बजाय इन मशीन्स का यूज करके खुद को अपग्रेड करता है, अपने लिए एक आर्मर बनाता है और 14th सेंचुरी की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है, जिसके बाद वो अपने लिए एक नई आइडेंटिटी लेता है और नथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग द कॉन्करर। पर वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि अपने टैक और टाइम ट्रैवल का यूज करके वो उस टाइम की पूरी गैलेक्सी को कॉन्कर कर लेता है। और इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है, और यही सब टाइम ट्रैवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। और अगर किसी फाइट में कैंग हारने वाला होता है तो वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है और अपने पास्ट वाले वेरिएंट को बताता है कि कैसे वो इस फाइट को हारने वाला था और क्या करके वो इस फाइट को फ्यूचर में जीत सकता है। इसके अलावा मल्टीवर्स में काउंसिल ऑफ कैंग भी है जिसमें मल्टीवर्स के सभी कैंग है, और वहीं पर है एक सुप्रीम कैंग जिसका मेन मोटिव सभी टाइम के सभी यूनिवर्सेस को कॉन्कर करना है। बात करें कैंग के पावर्स की तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है और वो बस जीनियस लेवल इंटेलिजेंट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है। पर कैंग की सबसे बड़ी वेपन और पावर है उसका टाइम ट्रैवल और उसका आर्मर, जो कि उसे सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और टाइम ट्रैवल जैसी एबिलिटीज देता है। और उसने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर मल्टीवर्स के अगर किसी भी सिनेरियो में कैंग मरने वाला होता है तो उसके आर्मर के अंदर की एक डिवाइस उसकी कॉन्शियसनेस को उन क्लोन्स में शिफ्ट कर देती है, जो कि किसी दूसरी टाइमलाइन में सेफ लोकेशन पे होते हैं, और ये एबिलिटी कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स, और कैंग की पावर्स को अच्छे से जानने के बाद अब बात करते हैं थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये थैनोस कितना
पावरफुल है। थानोस एक मैड टाइटन है जिसके इरादे तो नेक थे, पर उसका करने का तरीका किसी को ज्यादा खास पसंद नहीं आया और वो यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन को मारना चाहता था। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो थानोस के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, जीनियस लेवल इंटेलिजेंस और इमोर्टैलिटी ऐसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। इसके अलावा उसके पास एक्सीलेटेड हीलिंग भी है जो कि एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है और उसने बहुत सारी लड़ाइयों में लाखों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाएं तो उसकी पावर्स कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं और वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करके नए यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है, जो कि वो एंड गेम में करने भी वाला था क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान पुरानी बातों को याद कर कर रोते रहते हैं और अपने जख्मों को चाटते रहते हैं और वो कभी भी डेवलप होकर आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही डेवलप होना डिजर्व करते हैं। इसलिए बेस्ट आइडिया था एक नया यूनिवर्स क्रिएट करके वहाँ का गॉड बनना और वहाँ पर सभी चीजों को परफेक्टली अपने हिसाब से बैलेंस करना, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। तो ये थी थानोस की पावर्स और थानोस और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो इस फाइट को हम दो पार्ट्स में देखेंगे। पहला अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो और दूसरा अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो। बात करें बिना इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थानोस की तो इवन बिना इन्फिनिटी स्टोन के भी थानोस एक चलता फिरता पावर हाउस है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने हजारों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है। जबकि कैंग फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, बस वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और उसके पास फ्यूचर के कुछ एडवांस वेपन और एडवांस टैक है। पर थानोस बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जो कि सभी एवेंजर्स से अकेला भिड़ गया था और फिर भी उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए कैंग की किसी भी वेपन का उस पर कोई भी असर नहीं होगा। कैंग के पास उसके मल्टीपल वेरिएंट्स की बहुत बड़ी आर्मी है, पर थानोस के पास भी उसकी चितौड़ी सेना है जो कि क्या कर सकती है ये तुम एंड गेम में देख ही चुके हो। थानोस एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है जो कि एक ही सेकंड में कैंग और उसके आर्मर को मल्टीवर्स से तो नहीं पर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मार्वल का मल्टीवर्स लेवल थ्रेट थानोस के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और वैसे भी जो एंटमैन 3 में एंटमैन से आने वाला है उसको तुम थानोस से क्या ही कंपेयर करोगे, जो कि एवेंजर्स की पूरी टीम से अकेला भिड़ गया था। और अगर थानोस को सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाए तो वो सिर्फ एक चुटकी बजाकर कैंग और उसके सभी वेरिएंट्स को एक ही सेकंड में एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। इन दी एंड कैंग ना ही थानोस को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि थानोस कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए थानोस इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा थानोस ही। हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैंग टाइम में पीछे जाकर बेबी थानोस को ही मार दे, पर इस सिनेरियो में थानोस और कैंग की कभी फाइट ही नहीं होगी। इसलिए अगर कैंग ऐसा नहीं करता और मल्टीवर्स या फ्यूचर में कभी इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो थानोस इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट का और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।